हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए अब आपको कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मनोहर। मनोहर जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले थे, लेकिन कई सालों से वो लखनऊ में ही रह रहे थे। उनके साथ उनका एक बेटा रहता था जिसका नाम अमन था, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सोना था। और मनोहर जी की पत्नी बहुत सालों पहले ही गुजर गई थी, जब उनका बेटा अमन सिर्फ 4 साल का था। मनोहर जी की जो माँ थी वो कहती थी कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा घर संभाल लेगी तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को भी। तो मनोहर जी कहते हैं कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, और माँ मुझे संभालने के लिए तुम तो हो और मेरे बेटे को भी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। उनकी माँ उन्हें बहुत समझाती हैं, लेकिन मनोहर जी नहीं मानते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी बूढ़ी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। उसके बाद मनोहर जी और उनका बेटा अकेले रह जाते हैं। इसके बाद मनोहर जी अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल ले जाते थे तैयार करके, और ख़ुद ऑफिस चले जाते थे। वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, और जब शाम होती थी तो बेटे को वापस लेकर ही घर आते थे। हालांकि उनके अगल बगल के जो लोग थे वो लड़के की देखभाल कर लेते थे और उसको खाना पीना भी दे देते थे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऐसे ही समय बीतता जाता है। मनोहर जी के भाई होते हैं, वो मनोहर जी से कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही कर लो, उसकी देखभाल के लिए। बहुत कहने पर मनोहर जी मान जाते हैं वो, और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। मनोहर जी के जो भाई थे वो एक लड़की को देखते हैं, तो कहते हैं कि मनोहर जी से कि लड़की हमें मिल गई है, लड़की बहुत अच्छी है, तुम उसको देख लो जाकर और रिश्ता फाइनल कर दो। अगले ही दिन मनोहर जी लड़की देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और निकलने ही वाले थे कि उससे पहले सोचते हैं कि लाओ मैं थोड़ा सा अखबार पढ़ लूँ। उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी करता है, और शादी के कुछ दिन तक तो वो महिला बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो 2 बच्चों को पीट कर मार देती है और सारा इल्ज़ाम तीसरे बच्चे पर लगा देती है। दोस्तों, जो तीसरा बच्चा था वो अभी भी बाल सुधार गृह में है। दोस्तों, जब मनोहर जी ये न्यूज़ देखते हैं तो वो एकाएक अपनी शादी का प्लान छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी है। तो दोस्तों, मनोहर जी अपने बच्चे के लिए शादी नहीं करते हैं, और ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र लखनऊ में हो जाता है और वो अपने बच्चे के साथ लखनऊ चले जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। अब उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। बड़ा होने के बाद वो वहीं पर एक कंपनी में जॉब करने लगता है, और जहाँ वो जिस कंपनी में जॉब करता है वहीं पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। बेटा अपने पिताजी से कहता है कि एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी है। तो मनोहर जी कहते हैं अगर लड़की अच्छी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम शादी कर लो। तो बेटा उस लड़की से शादी कर लेता है और उसे अपने परिवार में ले आता है, और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, लड़की नई ज़माने की थी तो वो अलग ही हिसाब से जी रही थी, और उसका जो जीने का तरीका था वो मनोहर जी को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मनोहर जी उस पर कोई एतराज़ नहीं करते हैं और ना ही कोई हस्तक्षेप करते हैं। एक दिन मनोहर जी की बहू सोना बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, और गलती से उसका साबुन हाथ से फिसलकर बाथरूम में गिर जाता है और वो वहीं पड़ा रह जाता है, और वो भीग कर फूल जाता है। उसके बाद जब मनोहर जी बाथरूम जाते हैं तो उनका पैर वहाँ पर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाते हैं। फिर उनके बेटा बहू आते हैं और मनोहर जी को बाथरूम से निकाल कर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। मनोहर जी जो थे उनका एक तरफ का धड़ पैरालाइज हो चुका था, वो ना कुछ बोल पाते थे ना चल पाते थे। उनका एक साइड का दाहिना अंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उनकी एक आँख से आंसू निकलने लगता है। तो उनका जो बेटा था और बहू सोना दोनों कहते हैं पिताजी आप रोइए मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, आपको संभालने के लिए। हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनके बेटे बहू उनको घर में ले आते हैं। कुछ दिन तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। उसके बाद उनकी जो बहू थी वो उनसे ऊबने लगती है।
ना ही उसे टाइम से खाना देती थी, ना ही उनकी देख रेख करती थी और उनके कमरे की कभी सफाई भी नहीं करती थी। मनोहर जी बहुत ही गंदगी में रह रहे थे और जब वो उनके कमरे में जाती थी तो उल्टी करने लगती थी। उनकी जो बहू थी वो उनके बाप को बहुत ही उल्टा सीधा कहने लगी। उनके बेटे को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने एक नौकर रख लिया था। उसके बाद नौकर ही उनका पूरा ख्याल रखता था, उनको खाना खिलाता था, उनको नहलाता था, कमरे की सफाई करता था। और जो वो लेट हो जाता था उनकी बहू उनको डांटती थी कि तुम सिर्फ उनका ही काम करोगे, मेरा भी काम किया करो। तो दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर में उनकी बहू का बर्थडे होता है। बर्थडे में वहाँ पर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स आते हैं और उनके मायके वाले लोग भी आते हैं। मनोहर जी को भी नए कपड़े पहनाकर उनकी पार्टी में सबके सामने रखा गया था, व्हील चेयर पर बैठाकर। पार्टी में डीजे भी लगा था कि मनोहर जी को अचानक से टॉयलेट लगती है। उनकी समझ में नहीं आता कि वो कैसे बताएं, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते थे और डीजे बजा था, किसी का उनके पर ध्यान नहीं था। सब मस्ती कर रहे थे, डांस में लगे थे। उनका कोई चेहरा भी नहीं देखता है, ना कोई हाव भाव देखता है। मनोहर जी को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बैंड में ही टॉयलेट कर देते हैं। जब वहाँ पर एक गंदी सी स्मेल आने लगती है तो सब लोग इधर उधर देखने लगती हैं। तब उनकी बहू मनोहर जी की तरफ देखती है और उनकी व्हील चेयर लेकर जाती है और बाथरूम में पटक देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर अपने नौकर को भेजती है। नौकर उन्हें वहाँ पर नहलाकर और कपड़े बदलाकर और साफ सफाई कर कर उन्हें कमरे में ले आते हैं और उन्हें खाना पीना खिलाकर लिटार देते हैं। तो दोस्तों फिर अगले दिन क्या होता है कि मनोहर जी के बेटे का एक लेटर आता है जो कि एक कंपनी से आता है जहां उसने फॉर्म भरा था, जॉब के लिए अप्लाई किया। वो उसका ज्वाइनिंग लेटर होता है जिसे देखकर उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ज्वाइनिंग लेटर देखकर उसकी बीवी भी बहुत खुश होती है मन ही मन कि चलो अब इस बुट्ठे से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों उनकी बहू भी विदेश जाने के लिए सारी पैकिंग शुरू कर देती है, कपड़ा वगैरह पैक कर लेती है। लगभग 10 दिन के अंदर ही इनका वीज़ा भी बनकर तैयार हो जाता है और इनकी जाने की तैयारी पूरी हो जाती है। इसके बाद वो अपने नौकर से कहते हैं कि तुम पिताजी का ख्याल रखना और अब हम लोग जा रहे हैं। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो हमें फ़ोन करना, हम तुम्हें पैसे भेज देंगे, लेकिन पिताजी को टाइम से खाना पीना देना, दवाई देना और उनका ख्याल रखना अच्छे से। नौकर कहता है ठीक है। इसके बाद जो उनका बेटा बहू होते हैं दोनों लोग विदेश चले जाते हैं। जो इनका नौकर था वो इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, खाना पीना दवाई सब बहुत समय से देता है। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। मनोहर जी मन ही मन बहुत खुश थे कि एक मेरा बेटा था जो मुझे छोड़कर विदेश चला गया और ये नौकर है जो कुछ पैसों के लिए मेरा इतना ख्याल रख रहा है। दोस्तों समय बहुत अच्छे से बीत रहा था कि एक दिन नौकर किचन में खाना बनाने के लिए जाता है तो देखता है वहाँ पे आटा ख़त्म हो गया है। तो वो सोचता है कि मार्केट जाके आटा लेके आते हैं, इसलिए वो पैसे लेता है और मार्केट चला जाता है। वहाँ आटा लेता है, ब्रेड लेता है और घर का सामान लेता है और फिर वापस आने लगता है। वापस आते समय उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों वहाँ से एक कार निकलती है और कार उसको टक्कर मार देती है। वो बहुत दूर जाकर गिरता है। कुछ लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने का मतलब है दोस्तों इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन मरे के समान होता है। और दोस्तों उसका नौकर उनको मनोहर जी को एक कमरे में बंद करके आता है और बाहर से ताला मार देता है ताकि कोई अंदर ना जा सके और चोरी ना कर सके। दोस्तों मनोहर जी जो थे वो सोच रहे थे कि हम किसी तरह गेट तक पहुंच जाएं और गेट पीटें, लेकिन वो पैरालाइज होने की वजह से चल नहीं पाते थे और ना ही वो बोल पाते थे कि आवाज़ देकर किसी को बुला लें। किसी तरह वो घसीट तक 10 दिनों तक वो उस कमरे में जिंदा, लेकिन 11वें दिन उनकी जान चली जाती है और वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों उसका जो बेटा था वो भी नौकर को फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था नौकर का, तो उसको भी घर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। 6 महीने के बाद जब उनका बेटा बहू इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद अपने घर पर जाते हैं तो नौकर घर पर नहीं होता है। घर ऐसा वीरान पड़ा था जैसे यहाँ पर कोई भी ना हो और घर पर मिट्टी जमी पड़ी थी हर चीज़ पर। फिर वो अपने पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो कमरे के गेट पर दरवाजे पर ताला लगा था और अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उनका बेटा ताला तोड़ देता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर देखते हैं कि उनके जो पिताजी थे
वो मर चुके थे और उनका जो शरीर था वो कंकाल में परिवर्तित हो चुका था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंकाल रूपी शरीर अपने बेटे की ही प्रतीक्षा कर रहा हो। देखकर उनके बेटे के हाथ में सारा सामान नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उनका बेटा दहाड़े मार मार के रोने लगता है और कहता है, पिताजी, मेरी वजह से ही आपकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों, अब उसके रोने से कुछ भी होने वाला नहीं था। इसलिए दोस्तों, वक्त रहते अपने माता पिता की सेवा करना सीखिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। तो दोस्तों, आप उन बेटा बहू के लिए क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके लिए फिर ऐसे ही एक सच्ची कहानी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए वंदे मातरम। बाय बाय।